चंद्रशेखरन जोसेफ विजय 2 फरवरी 2024 को अपनी नई पार्टी का ऐलान करते हैं, तमिलागा वेट्री कज़गम। और 4 मई 2026, यानी आप देखेंगे 2 साल, फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई, 3 और 2 दिन एक्स्ट्रा। इतने भर में इतने भर में इस शख्स की पार्टी ऐसा प्रदर्शन तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में करती है जिसकी तुलना एमजीआर के राइज से की जा रही है। एक पोल स्ट्रैटेजिक एजेंसी को अगर आप छोड़ दें, एक्सिस माई इंडिया, उनको छोड़ के बहुत कम लोग इस सुनामी को प्रिडिक्ट कर पाए थे। लेकिन अब नंबर्स हमारे सामने हैं, मैंडेट लोगों ने दे दिया है। और इस नंबर को कैसे प्रोसेस किया जाए, ये 108 का जो अभी नंबर हमको दिख रहा है, उसको कैसे प्रोसेस किया जाए, इसको समझने के लिए हमारे साथ राहुल जी हैं। आप बूस्टर न्यूज़ के संपादक हैं, बहुत पुरानी दोस्ती आपसे है। और आपकी इस जेनरोसिटी के लिए मैं खबरगांव के सारे व्यूअर्स की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। हमको मालूम है कि रूस्टर न्यूज़ के लिए और स्पेशली आपके लिए इट्स अ वेरी 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 बिजी डे, उसमें से आपने खबरगांव के व्यूअर्स के लिए वक्त निकाला है, उसके लिए आपका अग्रिम धन्यवाद। निखिल जी, आपका धन्यवाद कि कहीं कहीं हमारी आवाज भी उत्तर भारत तक पहुंच पाती है आपके जरिए। तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के द्वारा और लोगों से मैं रूबरू हो पाता हूँ। सर, पहला क्वेश्चन मेरा यही रहने वाला है। जैसे मैंने कहा कि मतलब यहाँ नॉर्थ में तो एक्सेप्ट एक्सिस माई इंडिया, किसी ने इस हम्म, रिजल्ट को प्रिडिक्ट नहीं किया था। हम्म, ज्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि डीएमके एक कंफर्टेबल पोजीशन में है। हम्म, नहीं, अगर वो उसी तरह का रिसाउंडिंग मैंडेट लाएंगे तो सबसे बड़ी पार्टी तो डीएमके ही होगी। सेकंड नंबर पे अन्ना डीएमके होगी। विजय कुछ सीट्स पर आगे रहेंगे, 10-15 सीट्स वो लेकर के आएंगे, एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना का जन्म होगा। बट जो नंबर्स आए हैं, हम लोग तो नहीं थे वहां पे, आप थे। आपने तमिलनाडु इलेक्शंस को ग्राउंड से भी कवर किया फॉर रूस्टर न्यूज़। जब आप ट्रैवल कर रहे थे, जब आप लोगों से मिल रहे थे, क्या आपको थोड़ा भी अंदाजा था आज का? देखिए, इसमें दो तीन फैक्टर्स मैंने खुद अपने न्यूज चैनल में कवर भी किए, जहां पर मैंने बहुत साफ तौर पर कहा था कि डीएमके ओवर कॉन्फिडेंट है। उसके बहुत सारे कारण थे। रही बात विजय की, देखिए विजय का एक जगह पर कहीं पर भी उनके वोट बैंक नहीं है। ओवरऑल वोट बैंक था उनका। और ये जब आप एक एक बूथ वाइज अब आप देखते हैं या फिर एक एक कॉन्स्टिट्युएंसी वाइज आप देखते हैं कि कितना मार्जिन में ये लोग जीते हैं या फिर हारे हैं, तो बहुत कम कम मार्जिन में जीते हारे हैं। यानी पूरे तमिलनाडु के अंदर जहां जहां विजय की लहर थी, वो लहर नहीं बोल सकते, वो डीएमके और एडीएमके के बीच में जो कलर रही है, जिस तरह से उन लोगों ने इस पूरे कैंपेन को हैंडल किया, कहीं पर भी उन लोगों ने विजय को नहीं देखा। विजय को उन लोगों ने पॉलिटिशियन ही नहीं देखा। वो बोला अरे ठीक है। और यही चीज हर किसी ने गलती करी थी। तो हुआ ये है, विजय ने कहीं पर भी बीजेपी के बारे में या फिर एडीएमके ने कहीं पर भी विजय के बारे में नहीं बात करी पूरे कैंपेन में। और सीधे सीधे मोदी साहब के बारे में तो विजय ने बोला ही नहीं। राइट। अब यहाँ पे दो चीजें विजय ने रखी। एक ये रखा कि मेरा जो आइडियोलॉजिकल वॉर है वो है बीजेपी के साथ, और मेरा जो राजनीतिक विरोधी है वो डीएमके है। तो दोनों तरफ अब जो सिचुएशन विजय के सामने है अभी, वो है हंग असेंबली। 118 चाहिए, आपके पास 108 है। अब आपको और चाहिए 10। इसमें दो रास्ते हैं विजय के पास। या तो विजय के पास खुद कुछ लोग टूट के आ जाए और कहें हम तो विजय की पार्टी में जुड़ रहे हैं, और विजय पार्टी बना लें। अगर ऐसा नहीं होता है, तो या तो आप डीएमके के साथ जाएंगे जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं, या फिर आप जाएंगे एनडीए के पास जो आपके आइडियोलॉजिकल विरोधी। तो आप जाएंगे किसके साथ? तो कहीं ना कहीं पेच अरविंद केजरीवाल जैसे फंस गया यहाँ। लेकिन एक टाइम तो ये था कि अरविंद केजरीवाल के साथ कांग्रेस आ गई थी, सरकार भी बन गई थी, फिर वो सरकार टूट भी गई, उसके बाद फिर से इलेक्शन पे उतरे जब, और बहुत बड़ा मैंडेट मिला था। तो वही कहीं ना कहीं कश्मकश आज विजय के साथ भी है। लोगों ने इतना भरोसा नहीं किया, इतना बड़ा मैंडेट नहीं दिया। जिस तरह से हम नंबर में तो हम कहते हैं कि हाँ 108 बहुत बढ़िया नंबर है, लेकिन जब आप विनिंग लूज का जब मार्जिन में अंदर जाके देख रहा हूँ, तो इतना बड़ा वो नहीं है। अब इसके और एक कारण है, या ओवर कॉन्फिडेंस की। जब हमने बात करी डीएमके की, अंदर एक अंडरकरंट था। ठीक है, अंडरकरंट क्यों था?
क्योंकि डीएमके के अंदर जिस तरह से एक डेमोक्रेसी हुआ करती थी किसी जमाने में, अब वो नहीं है। अभी जब सीट बांटे गए, ठीक है, जो टिकटें बांटी गई, तो उसमें कई सारे ऐसे डीएमके के खुद के कैडर्स थे जो बहुत स्ट्रांग ग्राउंड में काम करते थे। कुछ एक मिनिस्टर्स भी थे हम्म। जिनको इन लोगों ने टिकट्स नहीं दी। ठीक। तो पूरा जो टिकट का बंटवारा हुआ था वो सिर्फ तीन लोगों के हाथ में था। एक खुद एम के स्टालिन, दूसरे उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन जो कि हम्म। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, तीसरे उनके दामाद सबरी सिंह। ठीक है। और ये जो पूरा खेल हुआ तो लोगों को अंदर जो डीएमके के अंदर लोग थे उनको भी ग्राउंड में उतर के काम करने का मन कहीं ना कहीं खट्टा हो गया था। अब ये एक और चीज, एसआईआर की तरफ आते हैं। ममता बनर्जी की जब मैं बात करता हूँ, शी वॉज अ फाइटर, और आखिरी वक्त वो फाइट करती रही। ठीक है, 2.5 लाख लोग वहां पहुंच गए सीआरपीएफ के, पूरा का पूरा केंद्र की जितनी भी एजेंसीज थी सब वहां पे पहुंच गई। इसके बावजूद अगर एक पॉलिटिकल पार्टी वहां पे एकदम स्ट्रांगली खड़े होके काम करती है, खुद वो कोर्ट तक पहुंच जाती है अपना केस लड़ने के लिए, और कोर्ट को मानना पड़ता है जो आप कह रहे हो गलत है। ठीक है। 27 लाख लोगों की लिस्ट उठाई जाती है उनको, ये तमाम चीजें हमें दिखती हैं। तमिलनाडु से आपको दिखा क्या ऐसा कुछ? तमिलनाडु से कुछ भी नहीं दिखा, है ना। तमिलनाडु में जो डीएमके का जो ओवर कॉन्फिडेंस वो इतना था, उन्होंने ये कहा कि हमारे कैडर्स बहुत मजबूत हैं, हम ग्राउंड में, हम लोगों के पास पहुंच रहे हैं, जो वोट बैंक है उसको हमने सुरक्षित कर लिया है। लेकिन 27 लाख नए लोग जुड़ते हैं। वो 27 लाख लोग कहाँ से आए? कौन है वो? जो लोग निकाले गए, डिलीट किए गए, क्या वो सही में वो लोग थे? क्या वो लिस्ट सही थी? ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा गया, ऐसा कोई डेटा नहीं मांगा गया। अगर मांगा भी गया तो ऐसा विरोध नहीं था जैसे वेस्ट बंगाल में विरोध हुआ। ठीक। हम्म। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, एक तो एसआईआर का, दूसरा डीएमके वर्सेस एडीएमके, क्योंकि एडीएमके ने अगर अपना, एडीएमके कहें या फिर डीएमके कहें, दोनों ही एक रीजनल पार्टी है और द्रविडियन मॉडल की पार्टीज हैं, और दोनों की ही अपने अपने वोट बैंक है। जैसे मैंने कहा, विजय के पास एक ओवरऑल तितर बितर हुए वोटर्स थे। ऐसा नहीं था कि चेन्नई के फलाने जगह पे विजय के कोर वोटर्स हैं, पहली बार आए हैं ना, उनके पता ही नहीं था या कोई लोगों को। कास्ट ग्रुप या कोई इनकम कुछ ग्रुप, नहीं, कुछ भी रूरल, नहीं ऐसा। अर्बन। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम्म। तो यहाँ पर तो आपके पास इतने सालों का अनुभव है, आपके पास कोर वोटर्स है, सब कुछ है। ऐसा भी नहीं है लोगों को बहुत बड़ा चेंज की उम्मीद है विजय के साथ, क्योंकि ऑलरेडी एक ऐसा स्टेट है जो बहुत प्रगतिशील है, जो कर चुका है अचीव काफी सारी चीजें। हम्म। आप एजुकेशन की बात करेंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, आप मेडिकल की बात करेंगे, पर कैपिटा इनकम 3.5 लाख रुपए क्रॉस कर गया है यहाँ का। ठीक है। तो हर एक चीज में आगे एक स्टेट है, प्रोग्रेसिव स्टेट है। तो स्टेट में जो लोगों को जो फ्रीबीज मिलते हैं उससे भी लोग खुश थे, तो नाखुश कहाँ थे? तो नाखुश की जो एक पूरा एक स्ट्रैटेजी बांधा गया, उनके पास दो या फिर तीन सवाल थे। जो भी ऑपोजिशन में लोग थे, चाहे वो विजय हो या हम्म। फिर बीजेपी हो या फिर एडीएमके हो, कि ये करप्ट पार्टी है। हम्म। कहाँ से करप्ट है? लोगों के पास ज्यादा स्ट्रांग मिला नहीं। अब जब मैंने आपको बताया 97 लाख लोग यहाँ से निकाले गए और 27 लाख लोग जोड़े गए, क्या यहाँ पे खेल हुआ? आपको वो भी समझना पड़ेगा। अगर आप ये कहें कि विजय का बहुत एक बड़ी लहर थी, तो डेफिनेटली विजय के फैन फॉलोइंग्स हैं, और एक पेंडुलम वोटर्स कहते हैं जिनको हम फर्स्ट टाइम वोटर्स कहते हैं, 18 साल से 20-25 साल के लोग। लेकिन यहाँ पे उससे भी आगे बढ़ के 30-35 साल तक के लोग विजय को वोट करते हैं। ठीक है। और खास तौर पर महिलाएं वोट करती है क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग है। अच्छा, यही चीज मैं जब केरला की बात करता हूँ, केरला में कोई भी ऐसा एक्टर नहीं आया जो कि पॉलिटिक्स में उतर के उसने बहुत बड़ा सक्सेस हम्म। हासिल किया हो। लेकिन तमिलनाडु में ऐसा नहीं है। तमिलनाडु में करुणानिधि की अगर आप बात करें, वो सिनेमा में हम्म। लिखते थे। हम्म। उनके जो पोते हैं उदयनिधि स्टालिन, वो खुद हम्म। एक्टर है। हम्म। ठीक। इसके बाद जो एमजीआर है, बहुत बड़ा फेस रहा। ठीक है। उसके बाद एक विजयकांत आए, वो भी बहुत बड़े फेस रहे। हम्म। खुशबू, अभी वो बीजेपी में है, बहुत बड़ी फेस है। तो कहीं ना कहीं सिनेमा और पॉलिटिक्स का तमिलनाडु में बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस रहा है। लेकिन एक एक्टर
क्या वो एक अच्छा नेता बन सकता है? तो ऐसे में सवाल आते थे, और ये सवाल लोगों के मन में भी थे विजय को लेकर, और अभी भी है। क्योंकि विजय की जो पूरी पॉलिसीज अगर आप देखें, तो कोई क्लियर कट रोड मैप नहीं है विजय के पास, अभी भी नहीं है। विजय कहते हैं कि अगर मेरी सत्ता आएगी तो सारी जो महिलाएं वो फ्री में बस में ट्रैवल करेंगे, वो तो अभी भी है। आपने नया क्या किया? हम्म। ठीक है, वो कहते हैं अगर मेरी सत्ता आएगी तो मैं इतना फलाना आपको पैसा दे दूंगा। वो तो ऑलरेडी है, आपने क्या नया किया? तो नया करने के लिए लोगों ने वोट नहीं किया। हम्म। विजय का एक जो मास एक एक फैन फॉलोइंग था, उसकी वजह से उनको वोट किया। दूसरी बात यहाँ पे मुझे लगता है सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम है, उसने भी बहुत बड़ा काम किया। हम्म। क्योंकि आप जब एज अ फर्स्ट के पास एक फीड आता है, उस फीड को आप देखते हैं, एंड बीइंग यंगस्टर आप डेफिनेटली विजय को देखेंगे, है ना? तो जब आप वो देखते हैं, बार 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 विजय के फीड आने लगे, जहां पर जितने भी पेड प्रमोशन किए गए, चाहे हम्म। डीएमके ने किया, चाहे एडीएमके ने किया, चाहे बीजेपी ने किया, वो सब कहीं ना कहीं फेड आउट होता चला गया। और विजय को वोट देने वालों में से बहुत सारे लोग जेंजीज थे। हम्म। ठीक है। और इसके अलावा विजय की पॉलिसी के लिए, या फिर विजय आएंगे तो ये बदलाव आएगा, उसके लिए किसी ने वोट नहीं किया। अच्छा, ये क्या इसको हम वैसे देख सकते हैं जैसे 2003 में मध्य प्रदेश में ये देखने को मिला कि वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता, लेकिन हम्म। आप अगर ऐसे टाइम मशीन में पीछे जाकर के उस समय को देखेंगे तो वो बीजेपी को चुनने से हम्म। ज्यादा वो कांग्रेस की रिजेक्शन का हम्म। चुनाव था। दिग्विजय सिंह के लगातार 2 टर्म्स हो गए थे। हम्म। मैं एक बॉर्डर रीजन से आता हूँ मध्य प्रदेश के, हमारे यहाँ महाराष्ट्र से लड़कियों की शादियां होना बंद हो गई थी हम्म। क्योंकि लोगों को लगता था कि एमपी में हम्म। बिजली नहीं है, रोड नहीं, हम्म। हमारी बेटी सुखी नहीं रहेगी। हम्म। डिस्पाइट मैरिंग इन दी सेम कम्युनिटी, दोनों साइड हम्म। मराठी लोग होते हम्म। हैं। तो इस तरह का एक इंप्रेशन दिग्विजय ने 10 साल में दे दिया था कि ये एक डेड स्टेट है। तो लोगों हम्म। ने रिजेक्ट किया कांग्रेस हम्म। को और दिग्विजय सिंह को, और फिर उनको जो सबसे ब्राइट चीज दिखी ऑब्वियसली इट वाज बीजेपी, तो उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। क्या ये विजय के बारे में कहा जा सकता है कि नहीं, ये नहीं पीपल कहा वर जा एक्चुअली सकता। रिजेक्टिंग द टू द्रविड़ पार्टीज नहीं एंड नहीं, दे ऑप्टेड फॉर? ये नहीं कहा जा सकता, बिकॉज जब आप कांग्रेस या फिर बीजेपी की बात करते हैं, दोनों ही एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज या। हैं। लोगों को पता है कि इसको कौन चला रहा है, इसको कौन चला रहा है। हम्म। विजय की पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अभी तक लोगों को कुछ भी नहीं पता है। किस तरह के नेता है ये भी नहीं पता है, क्योंकि वो जब भी बाहर आके बात करे हैं, वो हर बार उन्होंने एक बड़े से लैविश एक स्टेज से खड़े होके बात करें। पब्लिक के साथ जो कनेक्ट है विजय का, वो अभी भी नहीं बैठा है, सिर्फ सिनेमा के थ्रू बैठा है। एज अ पॉलिटिशियन मैं जब सड़क पर होता हूँ, जैसे ममता बनर्जी की हम बात करते हैं, हम्म। ठीक है, मैं हाल ही में एक दो तस्वीरें देख रहा था। एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब थे, जिनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, गाड़ी के अंदर से वो वेव करते हुए निकल चले जाते। और ममता बनर्जी हैं जो एक सूती साड़ी पहन लेती है, चप्पल पहन लेती है, और चले जा रही है, वो उनके पीछे पीछे भीड़ भी चले जा रही है। तो जो कनेक्ट ममता बनर्जी ने पैदा किया, क्या वो नरेंद्र मोदी साहब ने पैदा किया? नहीं। नरेंद्र मोदी साहब ने एक तरह का एक फैन फॉलोइंग बना लिया है, उनको देखना है, दूर से देखना है। बट ममता बनर्जी जैसे नेता जो कि सड़क पर आपके साथ बैठे हैं, आपके साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं, वो जो ऑरा है, वो जो मैजिक है, हम्म। वो शायद विजय के पास नहीं है, वो शायद नरेंद्र मोदी साहब के पास नहीं, या फिर किसी भी नेता के पास आज की डेट में मैं नहीं देखता हूँ। तो विजय के बारे में जब मैं बात करता हूँ, तो ये एक एक गिमिक है जो कि स्टारडम के लिए इनको अभी वोट मिला है। हम्म। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कह सकता कि ही विल बी अ बैड पॉलिटिशियन, बिकॉज अभी उनको मौका मिला है। अब हम्म। उनको साबित करना पड़ेगा, जो लोगों ने आप पे भरोसा किया, जैसे एमजीआर ने उसको किया था। हम्म। जब एमजीआर की मैं बात करता हूँ, वो भी एक बहुत सुपरस्टार थे, उनको ऐसा ही एक मौका दिया गया था। उन्होंने लोगों के जो बेसिक नीड्स थी, जरूरत, कितने सारी चाय की दुकानें हैं यहाँ पे, जो हम्म। एमजीआर के फंड के द्वारा, मतलब सरकारी फंड, और आज भी देखोगे कई पुरानी दुकानें, उस पर लिखा होता है ऊपर एमजीआर। ठीक है। कई ऐसी टिफिन सेंटर्स हैं जो एमजीआर ने शुरू कराए। कई ऐसी साइकिल रिपेयर की दुकानें थी उस जमाने में, जो भी जरूरतें थी वो सारी करी। एजुकेशन के ऊपर बहुत पैसा दिया गया। मुझे एक अच्छे से याद है कहानी, मुझे किसी ने बताई थी कि एक रेलवे फाटक था जहां पर उनकी गाड़ी खड़ी रही,
और उसी रेलवे फाटक के पास कुछ बच्चे स्कूल जाने के लिए खड़े थे, उनके पास चप्पल नहीं थी। तो एमजीआर साहब उतरे और उन बच्चों से जब बात करनी, उनको पता नहीं था कि एमजीआर है, उन्हें लगा कोई है ऐसे। हम्म। तो उन्होंने बात करी, पूछा कि भाई तुम्हारे पास चप्पल वप्पल नहीं है, क्या हुआ। 2 मिनट की बात हुई, शायद वापस गाड़ी में आके बैठ गए। और गाड़ी से अपने घर जाते जाते उन्होंने ये कहा कि हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं उनको सरकार चप्पल देगी। और जो एक टाइम था जहाँ पे जूते चप्पल जो स्कूल में बांटे गए थे, तो एमजीआर ने शुरू करे। तो ऐसे हम्म। बेसिक चीजों से एमजीआर जुड़े, और इसी वजह से एमजीआर को आज भी लोग याद करते हैं। याद करते हैं। क्या ये एक चीज एक विजय कर पाएंगे वाली एक हम्म। एक एक सवाल पैदा होता है यहाँ पे। वही, जैसे अब हम ये जानते हैं कि एमजीआर के पास अगर एक मास अपील थी, और जैसा आप बताते हैं कि एक एक लोगों से कनेक्ट करने का उनके पास अपना एक तरीका था। बट उनके पास करुणानिधि भी थे। हम्म। एक एक तरफ अगर एक 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 बहुत पॉपुलर फेस है, तो एक तरफ एक बिल्कुल एक थिंकिंग हेड भी है, जिसको पता है कि क्या करना है, क्या बोलना हम्म। है। और इसीलिए फिर वो फिल्म का नाम भी इरुवर इसीलिए कि हम्म। द डुओ। हम्म। तो दो लोगों ने हम्म। मिल करके वो अचीव किया था। हम्म। विजय के पास क्या वैसा कोई पार्टनर है? अभी तो प्रशांत किशोर ने उनको कंसल्ट किया है। प्रशांत किशोर का वो वीडियो भी वायरल हो रहा है कि अब मैं धोनी से ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा, ये उन्होंने एक साल पहले कहा था कि जब मैं इस पार्टी को जिता दूंगा टीवी के को। और अब वो बात चरितार्थ होती दिख भी रही है, सबसे बड़ी पार्टी तो बना दी है। देखिए, विजय के आसपास के कुछ एक लोगों को मैं पर्सनली जानता हम्म। हूँ। जैसे पुट्ट चट्टी राजमोहन है, और एक कुछ एक लोग हैं जो हैं अच्छे, लेकिन क्या वो इतने बड़े फिगर हैं कि आप उनको उनके चेहरे के लिए वोट दे सके? तो ऐसा नहीं। तो विजय की पार्टी में सिर्फ विजय एक शख्स है जिनका चेहरा है, हम्म। लेकिन विजय की आइडियोलॉजी क्या है ये अभी तक किसी को नहीं पता है। मैं ये जानना ही चाहता था, बिकॉज हम तमिलनाडु के बारे में बात करें, इट्स वेरी वेल रिच स्टेट। आप लोगों के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस बढ़िया हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। और पॉलिटिक्स को एक इमोशन की तरह जीते हैं। और द्रविड़ मूवमेंट 100 साल से ज़्यादा हो रहे हैं द्रविड़ मूवमेंट को वहाँ पे। अब तक की जितनी तमिलनाडु में पॉलिटिक्स हुई है, चाहे सेलिब्रिटी कोई पॉलिटिक्स की दुनिया से आया हो, चाहे सिनेमा की दुनिया से आया हो, उसको द्रविड़ मूवमेंट के अंदर अपनी पॉलिटिक्स को सिचुएट करना पड़ा और आगे बढ़ना पड़ा। विजय ने एक्सप्रेसली इस तरह का स्टेट नहीं किया। उनके पोस्टर पे पेरियार दिखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर भी दिखते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जबान से कुछ कहा नहीं है। तो अभी जो तमिलनाडु के एवरेज वोटर्स हैं, वो विजय की पॉलिटिक्स को कहाँ देखते हैं? तमिलनाडु एक बहुत सुलझा हुआ स्टेट है, जहां तक मैंने देखा है। यहाँ पर भी जातियों के ऊपर वोट पड़ते हैं, हम्म। लेकिन यहाँ पे मजहब के ऊपर वोट नहीं पड़ता। हम्म। तो जो भी मजहब की राजनीति करेगा उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। और यहाँ पे जो तमिल अस्मिता है, जैसे बंगालीज के लिए बंगाली अस्मिता है, वैसे ही तमिल प्राइड जो है यहाँ पे बहुत गहरी है यहाँ के लोगों के लिए। तो जहाँ पे किसी ने तमिल तमिल कल्चर तमिल आइडेंटिटी के ऊपर जरा सा भी कुछ कह दिया, वो सक्सेस नहीं कर पाएगा। और विजय ने इस चीज को बहुत अच्छे से किया है हैंडल। जैसे कि अंबेडकर साहब की तस्वीरें, हम्म। हर एक रैली में विजय ने अंबेडकर साहब की तस्वीर, पेरियार की तस्वीर को हाथ में लिया। और इससे क्या हुआ, विजय ने ये कहा कि मैं अभी की करंट गवर्नमेंट से मैं खफा हूं, मैं आपके खिलाफ हूं। लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा मैं द्रविडियन मॉडल के खिलाफ। हम्म। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं पेरियार के खिलाफ हूँ, अंबेडकर के खिलाफ हूँ, सोशल जस्टिस के खिलाफ हूँ। तो विजय ने वही सारी चीजें दोहराई हैं जो कि ये इतने सालों से करते आ रहे हैं। हम्म। कुछ नया नहीं किया है विजय ने वही चीजें। स्टारडम इतना बड़ा है विजय का। जैसे मैं अभी अभी ये जब सब चीजें हो रही थी दोपहर को, मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, तब मैंने देखा, अगर आप शाहरुख खान की बात करें, तो शाहरुख खान ने तो बहुत सारे यू नो देश के नाम की बहुत सारी पिक्चरें बनाई है, हम्म। स्वदेश बनाई है, हम्म। चक दे बनाया है, एक इमोशन, या। नेशनल सेंटिमेंट को लाने वाला। विजय ने अगर ऐसा मैंने करा है कुछ देखूंगा तो मुझे नहीं मिलता। हम्म। विजय की सारी मसाला फिल्म्स होती है। हम्म। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने ये देखा कि क्या विजय ने कभी किसी प्रोटेस्ट में आगे बढ़कर कुछ किया है? नहीं मिलता है। क्या विजय ने कभी किसी नेशनल इशू में अपना स्टेटमेंट दिया है? मुझे नहीं मिलता है। तो विजय की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है
मुझे कैसे पता पड़ेगी? मुझे तब पता पड़ेगी ना कि ये इंसान भाई ऐसे खड़ा था, इनके लिए खड़ा था, मजदूरों के लिए बोला है, किसान के लिए बोला है, महिलाओं के लिए बोला है। चलिए आप नेशनल इश्यूज को छोड़ दीजिए, जो स्टेट इश्यूज हैं उनके लिए बोला है। अब आप देखिए, विजय बीइंग अ पॉलिटिशियन, ठीक, आज उनकी पकड़ कहाँ है? उनकी पकड़ है केंद्र में। एक उनकी फिल्म नहीं आई है, हर बार वहां उनको जाना पड़ता है। उसके बाद एक उनका एक वो केस है जो भगदड़ में कुछ लोग यस, 41 गुजरे लोगों थे। की मौत हुई थी, 25 हाँ, सितंबर 2025 करेक्ट। का अब वाकया उसके है। लिए भी उनको सीबीआई के लिए जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अब जब हंग असेंबली जो हो गई है, इसमें अब किसी ना किसी तरह से बीजेपी अपना सपोर्ट देगी, और वो जो पहले से ही देने लगे। अब मुझे ऐसे भी लगता है कि प्लान ए और प्लान बी लेके चले था बीजेपी। प्लान ए वॉज विद एडीएम के, प्लान बी वॉज विद विजय। विजय के जीतने के बाद हम कुछ करेंगे। अब वो चीज इन्होंने पहले, अन्नामलई ने कभी विजय के बारे में गलत नहीं बोला, हम्म। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं, देखिए आप केंद्र के खिलाफ जब आप बात करते हैं तो आपको उतना स्ट्रांग होना पड़ता है कि आप अपनी मांग रख सकें। हम्म। आज अगर ममता बनर्जी इतना खुल के बोल पा रही हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है, उनके खिलाफ कोई भी हम्म। एजिटेशन नहीं है, उनके पार्टी में लोगों के खिलाफ बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब ऐसे ही विजय के घर पे अगर ईडी पहुंचती है, सीबीआई पहुंचती है, ठीक है, विजय तो अगले दिन सरेंडर हो जाएंगे। ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज हम्म। अ स्क्रीन पर्सन। और वही तो हुआ भी ना, अब देख रहे हैं साफ साफ। अच्छा, जो विजय के स्टैंड है वो अब हमें देखने पड़ेंगे कैसे होएगा। हम्म। 108 पे आप बैठे हैं, 10 सीट्स की बात जब हो रही है, या तो एडीएमके से कुछ लोगों को हमें भेज दिया और पीछे से बोला देखो हमारी वजह से सरकार बनी है, हम हटेंगे तो तुम्हारी माइनॉरिटी में पहुंच जाएगी, अगले दिन तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। क्या विजय उस चैलेंज को लेने के लिए तैयार है? क्या विजय सड़क पर उतर के धरना कर सकते हैं? क्या विजय किसी भी बड़े मुद्दे पे खुल के बोल पाएंगे? क्योंकि अभी तक आपको हमने ग्राउंड पे लोगों के साथ चलते नहीं देखा। उसकी इश्यूज भी हैं, विजय अगर चलेंगे तो उनको ऐसे नोच खाएंगे लोग, इतना प्यार है विजय के लिए, है ना, हम्म। फैन फॉलोइंग है, वो नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है आजकल यार। आप टेलीविजन पे आइए, आप वीडियोस रिलीज करिए। तो विजय के जिस तरह से वो बड़े बड़े स्टेज सजा के जो बोल रहे हैं, वो अब पता पड़ेगा कि आप डिलीवर हम्म। क्या करने वाले हैं। क्योंकि इट इज अ एकदम एकदम ब्लैंक शीट पे हम लोगों ने भरोसा किया। और एक और चीज है, किसी भी जगह पर जब इस तरह का बहुत बड़ा स्टार सत्ता पे आता है, उसके साथ एक्सपेक्टेशन बहुत होती है। बहुत ज्यादा क्योंकि होता सिनेमा में जिस हीरो को देखा, लोग चाहते हैं कि रियल लाइफ में भी उसी हीरो को देखें। है। हम्म। तो जब वो रियल हीरो उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाता तो क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है। हम्म। तो विजय इन सब चीजों को, क्योंकि वो 41 लोगों की मौत पे हमने देखा कि विजय कुडंट हैंडल इट, मैं वहां पे यही वो एक भगदड़ चीज पूछना मची। चाह रहा था सर, कि हाँ। जैसे आई बाय दिस, जो आपने कहा कि ठीक है, उनको सेंट्रल एजेंसीज के साथ में कुछ राब्ता रखना जरूरी है क्योंकि केसेस चल रहे हैं, और धीरे धीरे वो अपने पत्ते खोल रहे हैं, सारी चीजें अपनी ठीक है। मैं इस बात को भी समझ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि अभी लोगों को विजय के बारे में बहुत नहीं पता है, और सो टू स्पीक तमिलनाडु ने एक ब्लैंक चेक पे साइन किया हम्म। होगा। लेकिन यही जो इंसिडेंट है भगदड़ वाला, 41 लोगों की मौत होती है, जैसे आप कहते हैं कि विजय हैंडल नहीं कर पाते हैं, वो तो हमने टेलीविजन स्क्रीन पे देखा, क्योंकि उनका जो हाँ। प्राइवेट जेट था वो ट्रैक हो रहा था फ्लाइट रडार पे जब वो वापस चेन्नई जा रहे थे, हम्म। बे ऑफ बंगाल के ऊपर उड़ते हुए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तमिलनाडु जो कि एक अगर एक पढ़ा लिखा सूबा है तो एक बहुत इमोशनल सूबा भी है। हमने देखा है कि किस तरह का एसोसिएशन लोग अपने लीडर्स से या फिल्म स्टार्स से महसूस करते हैं। इतनी बड़ी घटना होती है, लेकिन विजय को लेकर कोई बैड ब्लड हमको ना तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है, ना एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलता है, ना लोगों के बीच विजय को लेकर के इस तरह की बातें होती हैं, और वो रिजल्ट में तो बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो आप इसको कैसे प्रोसेस करते हैं? मतलब बाकी सारी चीजें तो मैं समझ रहा हूँ जो आप कह रहे देखिए, हैं, मैंने पर वही कहा ना, विजय को तकरीबन 1 करोड़ लोगों ने वोट किया, हम्म। ठीक है, विच इज अराउंड 20 to 23% ऑफ ऑफ टोटल तमिलनाडु। वोट शेयर हम्म। ऑफ तमिलनाडु। हाँ। अब यहाँ पे जो मेजोरिटी जो लोग हैं, वो 18 से 35 साल के बीच के लोग हैं जिन्होंने विजय को वोट किया, मेजरली महिलाओं ने वोट किया। अच्छा, अब ये जो कैटेगरी है,
आपको लगता है कि ये बहुत सोच समझ के, राजनीति को समझ के वोट करती है? इमोशनल वोट्स है ये, है ना? तो जो इमोशनल जो वोट्स है, अब जब विजय के वाला जो भगदड़ वाला इशू हुआ था, उस भगदड़ वाले इशू में जो भी वहां पे लोग खड़े थे, पहुंचे थे, वो सब सिर्फ विजय को देखना चाहते थे, इसलिए पहुंचे थे। जहां पे एक महिला के दोनों बच्चे चले गए, शी वॉज लाइक, मैं तो, उसको गम नहीं था। ठीक है, एक और बंदा था, उसके बच्चे के चेहरे में इतने सारे जख्म थे, और वो कहता है, मेरी बीवी ने मुझे पहले नहीं बताया, मैं भी वहां पे पहुंचता। उसका बेटा घायल है, वो कहता है मैं भी वहां पे पहुंचता। सो दिस इज द काइंड ऑफ सेंटिमेंट व्हाट दे हैव, राइट? नाउ बैड ब्लड की जब आप बात करते हैं, बैड ब्लड इसलिए आपको नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि एक तरह से वो घटना जो घटी थी, वो पॉलिश्ड आउट हो गई है। उसके बाद विजय ने उन तमाम लोगों को घर बुलाया, क्योंकि हम्म। इतना इतना एजिटेशन था लोगों के मन में। 41 लोगों की मौत होती है। विजय को तो छोड़िए, चलो वो तो वहां से चेन्नई पहुंच ही जाते हैं उसी दिन। विजय का 3 दिन तक कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। विजय के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम्म। कैडर्स हैं, वो लोग भी वहां से निकल जाते हैं, राइट? और एक महीने बाद आप उनको, उनके लिए बस मंगवाते हैं, खाना खिलाते हैं अपने घर में, ठीक है, और ये सारी चीजें करते हैं। तो वो एक पीआर स्टंट था, राइट? कहीं ना कहीं लोगों के मन में वो नहीं रहा, क्योंकि विजय का जो मैंने बताया था ना, वो जो जेनजी वाला जो आपके सोशल मीडिया के आपके हम्म। फीड्स में आता रहा, तो वो विजय की जो अच्छा वाला फेस था, हीरोइज्म वाला जो था, हम्म। चल रहा है विजय, तो पीछे से भीड़ चल रही है। विजय के बारे में ऑलरेडी सिनेमा स्टार है, तो विजय ऐसे लेफ्ट को टर्न करते एक स्लो मोशन में किसी ने रील बना के डाल दी, राइट को करता स्लो मोशन में डाल दी। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटिमेंट को जगाने वाले जो रील्स हैं, वो हम्म। बहुत सोशल मीडिया में आए, और लोगों को कहीं ना कहीं इन सब, तो ये जो मैं मैंडेट देखते हैं, इमोशनल मैंडेट है, हम्म। सोचा समझा मैंडेट ठीक। कहीं नहीं है। हम्म। हाँ, ठीक है, कहीं ये नहीं एक है राय हो ये। सकती है, बट सर मतलब मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अब इमोशनल है, सोच के किया नहीं सोच के किया, बट अब ये मैंडेट है जो ये कि लोगों मैंडेट ने है, दिया है, हम एंड सबको वी उसको हैव टू मानना एक्सेप्ट इट। पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब वो, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आई एम नॉट सेइंग विजय इज अ बैड पॉलिटिशियन। जब लोगों ने उसको इतना मौका दिया है, विजय को, सीरियसली इस मौके को, क्योंकि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है। देयर आर सर। पीपल, कमल हासन जैसे लोग जो हार जाते हैं, हम्म। ठीक है, लोगों को मौका नहीं मिलता है। तो हम्म। आपको मिला है, हम्म। आपको इस मौके को बहुत गहराई से सोच के, हम्म। आपको एक इतनी स्ट्रांग टीम हम्म। बनानी पड़ेगी जिससे आप सलाह मशवरा लें, और उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करें। जो आपने कहा है स्टेज में खड़े होके चीख चीख के, हम्म। उन सबको इम्प्लीमेंट करें, उसका एक रोड मैप बनाएं, आप बैठे। दो तीन छोटे प्रश्न है सर। 108 का मैंडेट है, 10 सीटों की और जरूरत है, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है कि कांग्रेस के कुछ लोग वहां पे चले जाएं, या डीएमके का एक हिस्सा जाकर के विजय को सपोर्ट करे, या फिर हम एक हंग असेंबली ही देखेंगे फॉर सम टाइम? वन। और दूसरा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या विजय खुद चीफ मिनिस्टर बनने में इंटरेस्टेड होंगे, या फिर वो रिमोट कंट्रोल अपने पास रखेंगे और वो किसी को नॉमिनेट करेंगे? विजय खुद चीफ मिनिस्टर बनने का वो रखते हैं, सपना पाले बैठे हैं। और वो अभी नहीं है, वो काफी समय पहले से ही था, क्योंकि जब जब विजय ने अपनी पार्टी जब लॉन्च करी थी, और जब जब बाकी जो छोटी बड़ी पार्टीज थी, उन्होंने विजय के साथ एक कोalition रखने की कोशिश करी थी, तो हर बार विजय ने कहा था कि हम कभी भी किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, हम अकेले खड़े होंगे। और क्योंकि विजय इकलौते फेस ऑफ द पार्टी हैं, तो डेफिनेटली लोगों ने विजय के चेहरे पे वोट डाला है, और विजय को ही लोग एज ए चीफ मिनिस्टर देखना भी चाहेंगे। दैट इज वन। दूसरा, कांग्रेस ने हाँ ये बात कही थी, बिफोर इलेक्शन कही थी, कि हम्म। अगर हमें कभी विजय का साथ देना पड़ेगा तो हम्म। हम देंगे। क्यों नहीं लेकिन हुआ? कांग्रेस राहुल के गांधी पास, ने ट्वीट भी किया था जन नायकन को लेकर के, ये भी करेक्ट, बात हुई कि शायद 40 सीट प्लस डेप्यूटी सीएम को लेकर के कोई ऑफर भी था। और अभी कांग्रेस में लेकिन बहुत सारा मलाल होगा। कांग्रेस के पास तो कुछ है ही नहीं ना अभी। नहीं, एग्जैक्टली 5 सीट्स लेके बैठे ये हैं वो लोग, अलायंस, जो प्री पोल अलायंस के जब डिस्कशंस थे, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी डीएमके के साथ एक मैंड उसमें उन्होंने है। वहां ज्यादा सेफ्टी महसूस कर ली। हाँ, क्योंकि पिछली बार उनको 28 सीटें दी गई थी हम्म। डीएमके से, जिसमें वो 18 जीत गए। अब उनको ये लगा कि अभी भी ऐसा होगा, लेकिन अब की ऐसा हुआ नहीं।
अब की उनको 28 दिए गए थे, मिले उनको सिर्फ 5। अभी 5 को लेके विजय के पास चले भी गए तो हम्म। भी उनका मैंडेट पूरा नहीं होना है। हम्म। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे जो बीजेपी है, बीजेपी के साथ जो जो हुआ है वो अलग लेवल का है, क्योंकि बीजेपी को 27 सीट्स मिले थे बीजेपी को, लेकिन बीजेपी के खिलाफ भी एक बहुत एक एक सीट मिली है बीजेपी को, हम्म। जहां पिछली बार 4 थे। ठीक है, और चारों के चारों वो हार गए। तो अब एक मिला है, वो भी बहुत मुश्किल से, बहुत छोटे मार्जिन पे उनको जीत मिली है ये। बहुत छोटे मार्जिन पे, सुबह से ट्रेल कर रहे थे 150, 200, 189, 300 इस तरह से। तो वही मैंने बोला ना, जब आप अंदर घुस के एक एक सीट को देखते हैं तो बहुत कम मार्जिन में बहुत सारी सीटें यहाँ वहां गई हैं। हम्म। ठीक है। और बीजेपी के खिलाफ तो एक यहाँ पे जीरो बीजेपी नामक एक मुहिम भी, कैंपेन भी चला था बहुत बड़ा, जिसमें निर्मला सीतारामन जी के जो हस्बैंड है परकला प्रभाकर और काफी सारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन लोगों ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और वो एक बहुत बड़ा कैंपेन यहाँ पे चला, जैसे एक बारी गो बैक मोदी हुआ था, वैसे ही यहाँ पे जीरो बीजेपी करके कैंपेन चला था, तो उसने भी बहुत इम्पैक्ट किया है। और दूसरा एक एंटी बीजेपी, एंटी नो नॉर्थ इंडियन वाला जो एक, नॉर्थ इंडियन नहीं कहूंगा, एंटी बीजेपी ज्यादा है, क्योंकि नॉर्थ इंडियंस को यहाँ पे लोग वेलकम करते हैं, कहते हैं खुल के, अगर ये होंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे, हमारी फैक्ट्रियां चलेंगी यहाँ पे अगर ये लोग नहीं है तो। हम्म। लेकिन जब आप बीजेपी की बात करते हैं तो डीलिमिटेशन हुआ, और मुझे लगा भी था जब ये डीलिमिटेशन का मुद्दा उठा था, लोगों के ना भाव एकदम बदल गए थे। इवन बीजेपी में जो लोग शामिल हैं उन्होंने भी ये कहा था, ये जो चीज करी गई है जस्ट बिफोर इलेक्शन, ये बीजेपी को मुक्की खानी पड़ेगी, बीजेपी ने बहुत गलत किया है, अभी नहीं करना चाहिए था, भले ही एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद करते, महीने भर बाद करते, अभी जो इन्होंने किया ये गलत था। और उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक में पड़ा है पक्के से। हम्म। ठीक है। उनको जो जिस लेवल पे अन्नामलई छोड़ के गए थे बीजेपी को, हम्म। आज बीजेपी वहां पे नहीं खड़ी है। तो अब अभी आपको क्या कहाँ जाते हुए नजर आता है तमिलनाडु? क्या कोई भी संभावना है कि जो 10 सीटों का शॉर्टफॉल है विजय का, वो ये किसी कुछ तरह लोग टूट के आएंगे, फ्रॉम एआईएडीएम के? कहीं से भी आएंगे, टूट के आएंगे। हम्म। हाँ, पक्के से टूट के आएंगे, क्योंकि नंबर बड़ा नहीं है। हम्म। अगर नंबर बहुत बड़ा होता तो बात अलग थी। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि डीएमके की एक और अलायंस है, हम्म। वीसी के, हम्म। विरदलाई चिरथई कच्ची, जो कि तोल तिरुमावलवन की पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी जो है आपके अंबेडकरवादी है वो, तो उनकी तरफ से शायद हाथ बढ़ सकता है। अगर कांग्रेस भी उनके साथ आके विजय के साथ हम्म। शामिल होते हैं तो भी बात वहां पे कुछ बन सकती है। दूसरा उनके पास रास्ता, अच्छा ये दोनों लोग अगर आते हैं तो विजय को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के भी खिलाफ नहीं है ये विजय, ना ही उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट है ये। लेकिन डीएमके के साथ जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, हम्म। क्योंकि वहां पे उन्होंने पूरा जो कैंपेन है वो डीएमके के डीएमके खिलाफ के ही ही किया। तो खिलाफ लड़ा था, तो फिर वहां आप तो वो कैसे तो कर वहां से तो कोई मतलब नहीं बनता है। फिर जब आप एडीएमके के साथ, वो हो सकता है क्योंकि आपने बीजेपी को बोला है कि ये मेरे पॉलिटिकल ओपोनेंट है, आइडियोलॉजिकल दुश्मन ओपोनेंट है? है। हाँ, एडीएमके को नहीं बोला, तो एडीएमके से अगर कुछ लोग टूट के आ जाते हैं, या फिर एडीएमके एज एन इंडिविजुअल ये बोलती है कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम एनडीए में आपको नहीं ले रहे बट हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो भी शायद बात बन जाएगी। लेकिन अगर ये शर्त रखी जाती है कि आपको एनडीए में जुड़ना है, तो मुझे लगता है जैसे जगन रेड्डी के साथ हुआ, वो विजय के साथ हो सकता है। तो जगन एक रेड्डी नॉन एक टाइम, कन्फ्रंटेशनल रिलेशन रखना पड़ेगा फिर सेंटर के साथ। हाँ हाँ हाँ, तो जगन रेड्डी आज कहाँ है किसी को नहीं पता, वो जो सेंटर हंटर चलाता है, जगन साहब बोलते हैं जी साइन करा दो। दो ठीक है दो वो, छोटे प्रश्न और हैं। हाँ। मुझे दो लोगों के बारे में जानना है कि अब तमिलनाडु में उनका क्या होगा। पहले तो है स्टालिन। आपने कहा कि डीएमके के साथ तो नहीं जा सकते, लेकिन हमने ये देखा कि विजय ने कोई स्टेटमेंट स्टालिन के खिलाफ डायरेक्टली नहीं दिया, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ।
और वो उसको आप ग्रेस भी कह सकते हैं, उसको आप एक टैक्टिक भी कह सकते हैं कि मैं बिल्कुल जो मेन जो अल्फा मेल है डीएमके के उनको मैं अटैक नहीं करूंगा, मैं जो फ्लैंक्स पे अटैक करूंगा। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? और दूसरे व्यक्ति के बारे में जिनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के लिए अब कितनी जगह है तमिलनाडु में? क्या इसी तरह से उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है जैसे प्रशांत किशोर ने कहा था कि मैं धोनी से भी ज्यादा फेमस हो जाऊंगा? प्रशांत किशोर साहब जो हैं वो काफी अरसे से जुड़े हुए हैं, फ्रॉम द डे ऑफ जब विजय ने अपनी पार्टी शुरू करी थी। और ये जो 41 लोगों की जो मैं बात बता रहा हूँ ना, जो भगदड़ में लोग मरे थे, उस पूरे सिचुएशन को सॉफ्टन करने का काम, हम्म। और जो पहले 3 दिन जब विजय ने कुछ नहीं स्टेटमेंट कहा। दिया था, वो तमाम चीजें प्रशांत किशोर की तरफ से आई। अभी अच्छा। कितने लोगों को पता मुझे नहीं पता, बट प्रशांत किशोर के इंस्ट्रक्शंस विजय ने फॉलो करे थे, और उस वजह से वो पूरा मसला ठंडा पड़ा था। प्रशांत किशोर वॉज एन एडवाइजर टू हिम। उन्होंने कभी भी ओपनली विजय का साथ नहीं दिया था, ही वॉज वर्किंग लाइक एन एडवाइजर। ठीक है। अब जब प्रशांत किशोर की बात आती है, ही माइट हैव फेल्ड एज अ पॉलिटिशियन, हम्म। लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस तरह से तमाम राजनेताओं के साथ काम किया, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो और लोग हो, क्योंकि अब विजय पावर में आने वाले हैं, डेफिनेटली मुझे लगता है विजय प्रशांत किशोर से एडवाइसेस लेंगे, क्योंकि इधर ना आइडियोलॉजिकल कमी है। हम्म। और आइडियोलॉजिकल कमी एक तरफ तो है ही, इंटेलेक्चुअल कमी भी मुझे यहाँ पे लगती है इनके साथ के जो लोग हैं। तो अब उनको वो इंटेलेक्चुअल लोगों की जरूरत है, बहुत सारी हम्म। जरूरत है, क्योंकि आप जब विजय की बात करते हैं, एम के स्टालिन की बात करते हैं, स्टालिन से आपको एज अ पॉलिटिशियन लोग जानते, पॉपुलर रहे हैं। अगर बीच में हाल फिलहाल में देखेंगे तो एज अ चीफ मिनिस्टर वो बहुत पॉपुलर भी रहे हम्म। उत्तर भारत के खबरों में। लेकिन विजय की जब आप बात करते हैं, विजय ने पहले दिन से एक नेशनल मीडिया पे स्पेस बनाई है, पहले दिन से। और अब विजय यहाँ पे छीकेंगे, वो भी एक खबर बनेगी उत्तर भारत में, बिकॉज आपको टीआरपी मिलती है। आपको लगता है कि हाँ विजय देखे, विजय के बारे में देखेगा आदमी, तो वो भी एक चीज है। तो विजय को अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल सर्कल भी बनाना पड़ेगा, जिसको और विजय को ना हर चीज कंट्रोल में रखने की एक आदत है, क्योंकि कुछ एक लोग जो विजय के साथ जुड़े और एक एक हफ्ते में बाहर आ गए। हम्म। ऐसे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है और पॉलिटिकल कमेंटेटर है, आर्यन आनंद जी। तो वो एज एन एडवाइजर गए थे विजय के पास। एक हफ्ता विजय ने बहुत हम्म। उनको प्रेज किया, सुना, घंटों घंटों विजय उनके साथ बैठ के बातें किया करते थे। लेकिन एक टाइम पे बाहर आके इन्होंने हमें जो बात बताई कि एक टाइम पे ऐसा हो गया था, विजय को जो एडवाइस दी जाती है, विजय सुनते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के जब टाइम आता है तब वो नहीं करते। तो उससे जो बहुत जो सीनियर लोग हैं जो उनको सही सलाह भी दे रहे हैं, उनको लगता है यार आपने हमारा समय जाया किया है, हम्म। तो जब आपको करनी अपनी है तो हमारे पास आप क्यों आते हम्म। हैं। तो वो ऐसे कई सारे लोग जो विजय से जुड़े और हम्म। फट से बाहर आ गए, जुड़े और बाहर आ गए, ऐसे लोग। और विजय के साथ रहा कौन है, जिसको एक वो स्टारडम के साथ रहना था, या फिर उनको ये लगता था कि हाँ शायद विजय के साथ अभी नहीं तो अगले इलेक्शंस में कुछ हो जाएगा। तो एक ऐसे जो लोग थे वो उनके साथ जाके जुड़े, और जिनको थोड़ा बहुत पॉलिटिकल एक फ्रेमवर्क में आना था। डीएमके में जाएंगे कुछ नहीं होगा, एडीएमके में जाएंगे कुछ नहीं होगा, बीजेपी जाएंगे कुछ नहीं होगा, एक नई पार्टी है, सब लोग पहुंचते हैं, ऐसा वाला जो सिनेरियो था वो यहाँ पे हुआ। तो स्टालिन का भविष्य क्या है सर, और डीएमके का? अंतिम प्रश्न है मेरा ये। देखिए, अब ये बहुत मैटर करता है कि विजय इस स्टेट को कैसे हैंडल करता क्योंकि स्टालिन ने बिल्कुल जिसको कहते हैं एक हेड ऑन, मतलब उनका अप्रोच था विद द सेंटर। है। यस। सुप्रीम यस। कोर्ट लेकर के गए, आरएन रवि वाला मामला यस। लेके गए जब उनके बिल्स अप्रूव नहीं हो रहे थे। हाँ। जा करके और बीजेपी के खिलाफ दूसरे स्टेट्स में प्रचार किया है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और स्टालिन की ना दोस्ती बहुत अच्छी रही है। हम्म। जैसे बिहार में इलेक्शन हुए तो स्टालिन साहब पहुंच गए, हम्म। अभी तमिलनाडु में इलेक्शन हुए तो तमाम नॉर्थ के जो स्टार प्रचारक है वो सब यहाँ पहुंचते हैं। तो स्टालिन ने एक बहुत अच्छी दोस्ती, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाया। दूसरा,
एज अ चीफ मिनिस्टर अगर आप उत्तर भारत में भी देखते हैं जाके, तो स्टालिन के लिए एक अच्छी इमेज है। ऐसा नहीं है कि स्टालिन के लिए लोग बुरा बोल रहे हैं। और जो उत्तर भारतीय यहाँ पे आए हैं, उनसे भी जब आप बात करते हो, कहते हैं यार ये स्टेट बहुत अच्छा है। हमें यहाँ पे लोग जाते हैं वापस, खाओ, वो वापस आ जाते हैं। और जब वो वापस आते हैं और जब वो वापस आते हैं तो वो अपने ऐसे सोच के आते हैं कि हम शायद अपने बच्चों को भी यहाँ पे ले आए, पढ़ाएं, क्योंकि वो यहाँ पे देखते हैं हॉस्पिटल्स को, यहाँ पे वो देखते हैं स्कूल्स को। तो वही तो मैं चीज कह रहा हूँ ना, स्टालिन ने बहुत ही बचपन से राजनीति के साथ ट्रैवल किया है। और उनके बेटे ने वो पूरे फैमिली ने राजनीति बहुत अंदर से देखी है। लेकिन जब मैं विजय की बात करता हूँ, विजय ने राजनीति अभी तक देखी नहीं, अभी उसका टेस्ट नहीं चखा है। ठीक है, एक छोटा सा इंसिडेंट होता है, आप घर जाके बैठ जाते हैं। अगर कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट हुआ तो आप क्या करेंगे? या फिर चलिए, इंसिडेंट नहीं हुआ छोड़िए, अगर आपके ऊपर एक बहुत स्ट्रांग प्रेशर डाला जाता है, हम्म। तब आप क्या करेंगे? क्योंकि अभी भी आप ये कहते हैं मैं 200 करोड़ रुपए की नौकरी छोड़ के आया हूँ। हम्म। आपको किसी ने नहीं बोला था कि आप छोड़ के आइए। आप कमाइए 200 करोड़ रुपए, आप बने रहिए सिनेमा स्टार। आपने कुछ सोचा ना कि भाई मैं जाऊंगा, चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा, मेरे को और लोगों को सेवा करने का मौका मिलेगा। इतने सालों तो मैंने नहीं किया मौका। तो कुछ सोच के आए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसा बनाने के लिए पॉलिटिक्स में आए, लेकिन आप जब पॉलिटिक्स में आ गए, आपको ये कहना नहीं चाहिए कि मैं इतने सारे पैसे छोड़ के आया हूँ। और उसके बाद स्टार्ट। एक फिल्म आपकी रुक जाती है हम्म। और आप अ, विचलित हो जाते हैं कि भाई इतना पैसा लगा के मैंने फिल्म बनाई है। और फिर तो आपका जुड़ाव अभी भी फिल्म में है। आपका जुड़ाव अभी एज ए पॉलिटिशियन लोगों के साथ नहीं हुआ है। हम्म। तो आप ये कह सकते हैं अरे जाने दो, कोई बात नहीं, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, मैं सत्ता में आऊंगा फिर मैं चीजें करूंगा। वो नहीं हुआ यहाँ पे। देखिए, प्रोड्यूसर का पैसा चला गया, इसका पैसा चला गया, उसका पैसा चला गया। आप फाइट कर रहे थे अपने फिल्म के लिए, आप ऐसे फाइट लोगों के लिए करते, या हम्म। फिर आपने किया है, वो मुझे कहीं नहीं दिखा अभी तक। बट आई होप ही विल डू समथिंग नाइस, बिकॉज हर जगह जब एक चेंज आता है, कुछ नई चीजें आती हैं। और इतने साल लोगों ने द्रविडियन पॉलिटिक्स का मजा लिया है। तो एक नई सोच हमेशा, क्रिटिसाइज तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन क्या पता एक नई सोच और बदलाव लेके आएगा, और नई चीजें लेके आएगा, और ज्यादा लोगों को खुशियां यहाँ पे मिलेगी। ऑलरेडी इट्स अ हैप्पी स्टेट। हम्म। आई वॉन्ट पीपल टू बी मोर हैप्पी। एंड हम्म। शायद वो चीज विजय कर पाए। उम्मीद यही है अभी तक। तो देखते हैं एक आध दिन में क्या होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपने इस अपने इस व्यस्त दिन में से खबरगांव के दर्शकों के लिए थैंक यू। वक्त निकाला। बहुत सारा इंसाइट आपके हवाले से दर्शकों तक पहुंच गया है। मैं अपने उन दर्शकों से माफ़ी के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहता हूं जिन्हें ऐसा लग रहा था कि इस वीडियो में हम त्रिशा कृष्णन को डिस्कस करने वाले हैं। अ, नहीं, वो ऐसा उनका रूस्टर पर्सनल पे भी नहीं मामला होता है। है और ऐसा और खबरगांव पे भी नहीं होता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसीलिए जो हमारा मेन विषय था उसके ऊपर हमने बात की है, विजय के प्रदर्शन पे हमने बात की है, उनके टैक्टिक्स पे हमने बात की है कि जिस तरह से उन्होंने अपना एक मिस्टीक बिल्ड किया उस पर हमने बात की है, और बात की है तमिलनाडु के भविष्य पे भी। इस तरह के और कोलैब्स रूस्टर न्यूज़ के साथ होते रहें, ऐसी कामना जरूर, के साथ इस वीडियो को जरूर, हम जरूर। कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू।